ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मार्वल का सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे और आज पहला दिन है ना। आज मार्वल सॉल्यूशन का पहला दिन है जिसमें मैं सबसे पहले आपके लिए ये आपका अकाउंट्स के जितने भी वन सेंटेंसेस है ना उसको समझा के आपको अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा ताकि आप वो लिख के रख लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज गुडविल, है ना। पेपर 1 से शुरू किया है मैंने। व्हाट इज गुडविल, एक सेपरेट नोट्स बनाइएगा। हाँ, एक सेपरेट नोट्स आपका होना चाहिए जहां पे आप लास्ट टाइम पे भी आप रिवाइज कर पाए। याद आप अभी करेंगे, रिवाइज आप उस टाइम करेंगे। ठीक है, व्हाट इज गुडविल, गुडविल है क्या। तो गुडविल क्या है पता है, इन सिंपल बात करेंगे ना, गुडविल का मतलब होता है औकात। गुडविल का मतलब क्या होता है, औकात। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। पहली बात तो ये कि गुडविल कौन सा असेट है, इंटेंजिबल, ऐसा असेट जिसको अपन देख नहीं सकते, है ना। विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन अ मार्केट, और जो क्या बताता है कि भाई मार्केट में किसी भी कंपनी का क्या रेपुटेशन है। लिखिए, याद कर लीजिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। आई होप क्लियर है। दूसरा, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड समझिए ना, रिकंस्ट्रक्शन वापस से कंस्ट्रक्ट होना, वापस से तैयार होना, है ना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मींस चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन। कुछ रीजन के कारण अगर पार्टनरशिप में कोई बदलाव आ रहा है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आई होप क्लियर है। सेवरल रीजन कुछ भी हो सकते हैं। मान लो उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में चेंज है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। कोई नया पार्टनर एडमिशन लिया, कोई किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, तो ये सारे रीजंस के कारण जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड एकदम शांत है ना, एकदम शांत, बोले तो उसमें लिखा हुआ नहीं है। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। कोई एक पार्टनर था, देखिए ना, 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, तीनों में से ये पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है इसको 5 लाख रुपया देना बच गया, तो हम बोलते हैं भाई तुम बाद में ले लेना, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोलता है ठीक है आराम से दो, लेकिन तुम क्या करोगे, पर एनम मुझे 6% उस पे इंटरेस्ट पे करोगे। देखिए, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। जो भी अनपेड अमाउंट है रिटायर्ड पार्टनर को, उस पे हमको 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप आंसर कैसे लिखेंगे, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट 6% इंटरेस्ट इज पेबल, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों चौथा क्वेश्चन यहां पे दिया, देखिए सब इंपॉर्टेंट है, वन सेंटेंस सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबको लिख के रख लेना। लिखा है व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन क्या होता है भाई, वॉलंटरी, अच्छा वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से, है ना, अपने इच्छा से, ठीक है। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन किसको बोलेंगे, एक तो होता है जबरदस्ती किसी ने बंद करवाया, वॉलंटरी डिसोल्यूशन व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, जब सारे पार्टनर खुद ऐसा अग्री हो जाते हैं कि भाई हमको अपना कंपनी बंद करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। आई होप लॉजिक क्लियर। हु हैज टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, भाई जो डिसॉल्व करते टाइम पे, कंपनी बंद करते टाइम पे जो एक्सपेंसेस होता है ना, असेट बेचेंगे, लाइबिलिटी का पे करेंगे, तो उसके लिए अपने को आदमी हायर करना पड़ता है, और भी कई खर्चे होते हैं। तो ये सारे जो खर्चे होंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो बेयर कौन करेगा, वो कौन झेलेगा, कौन देगा, तो कौन देगा, द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ। वही जो पार्टनरशिप कंपनी है ना, वही पूरा पे, पार्टनर्स मत बोल देना, पार्टनरशिप फर्म, है ना। जल्दी जल्दी में लिख दिया द पार्टनर्स बेयर डिसोल्यूशन, नहीं भाई, द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कंपनी बंद होते टाइम पे जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा वो पूरा का पूरा कौन भरेगा, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, है ना। आगे बढ़ेंगे, राइट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे अगर देखें तो डिबेंचर को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, तो भाई एक तो होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई डिबेंचर को अगर सिक्योरिटी के तौर पे बांटना है तो एक होगा हमारा सिक्योर्ड और दूसरा क्या होगा,
अनसिक्योर्ड। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, है ना। सिक्योर्ड का मतलब क्या, कोई चीज को मैं गिरवी रख के उस सामने वाले को पैसा दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड, सिक्योरिटी के साथ। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए मैंने उसको पैसा दे दिया, दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड का दूसरा नाम मोर्गेज है, नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, तो आपको पता होना चाहिए मोर्गेज डिबेंचर होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर, तो या तो मैं इसको सिंपल डिबेंचर भी बोल सकता हूं या नेकेड डिबेंचर। नेकेड डिबेंचर मतलब मैं कुछ लिया ही नहीं उससे, है ना, मैं कुछ उससे गिरवी नहीं रखा हूं, डायरेक्ट पैसा दे दिया, नेकेड डिबेंचर, है ना। आगे बढ़ेंगे, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो, याद है आपको अकाउंटिंग रेशियो का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे हम रेशियोज निकालते हैं। तो रेशियोज निकालने का जो मुद्दा होता है, तो हर चीज का, हर रेशियो निकालने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो करंट रेशियो हम क्यों निकालते हैं, करंट रेशियो निकालते होंगे, ऐसा आता होगा 2:1, 1:1, ऐसा करके आंसर आता होगा ना, है ना। तो क्यों बनाते हैं हम करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि भाई हमारी कितनी औकात है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भरने की, है ना। करंट रेशियो, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, याद रखना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो इज टू नो द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने की कंपनी के पास क्या एबिलिटी है, वो चीज को चेक करने के लिए हम करंट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। लिखते चलिए, समझते चलिए, लिखते चलिए, आंसर याद हो जाएगा आपको। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे आगे कि भाई अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेशियो, है ना, कि रेशियो होता क्या है। अगर हम अकाउंट्स में रेशियो चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ते हैं तो रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का मतलब देखिए क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे आप रेशियो निकालते होंगे तो ऐसा निकलता होगा 1:1, 2:1, तो आप यहां पे और यहां पे ये दो चीज को कंपेयर करते हैं कि नहीं, दो अकाउंटिंग फिगर को कंपेयर करते हैं, तो वही चीज बोला, द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। देखो जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं उसको मैं क्या कर रहा हूं, मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूं, इज नोन एज रेशियो। द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इज नोन एज रेशियो। आई होप क्लियर है रेशियो का मीनिंग, ठीक है। इसको फाइनेंशियल रेशियो भी करके बोल सकता है, तो भी यही मीनिंग लिखना रहेगा आपको, ठीक है। ओके, लिख लीजिएगा कहीं पे, है ना। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आपका कैश फ्लो चैप्टर से, उसमें 3 टाइप का एक्टिविटीज है। पहला है ऑपरेटिंग, दूसरा है फाइनेंसिंग और तीसरा इन्वेस्टिंग। ये 3 टाइप का एक्टिविटीज आपके बुक में है, कैश फ्लो में, है ना। तो वही बोला है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं भाई कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट। जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स खरीदता हूं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, वही चीज को मैं क्या बोलता हूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दिमाग में रहेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं असेट खरीद रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा असेट खरीदते हैं, फिक्स्ड असेट खरीदते हैं, है ना। या तो जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वही चीज को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे, टू विच एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटी के अंदर, ये तीनों में से कौन से एक्टिविटी के अंदर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, लोन हो, ये सारी चीजों के ऊपर जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो सारा का सारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में करते हैं, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आई होप क्लियर है। ये पेपर 1 का जितना भी 1 सेंटेंस था उसको हमने याद कर लिया, लिख भी लिया, है ना। थोड़ा रुक के आप एक बार रिवीजन ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, पेपर 2 के क्वेश्चंस आप लिखवाने वाला हूं। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ के लिख के चलिएगा। हाँ, पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए लिखा है व्हाट इज गुडविल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे जैसे आपका पेपर सॉल्व होता जाएगा ना, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको सारे आंसर्स याद आने लगेंगे। गुडविल क्या होता है भाई, मैं सुना देता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, है ना, विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, या तो विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, है ना। तो वो है गुडविल। आगे बढ़ेंगे, राइट जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। देखिए जब आप रीवैल्यूएशन बनाते हैं, पता है, तो जर्नल एंट्री कैसा होता है, जब असेट का वैल्यू घटता है, जब असेट का वैल्यू घटता है, डिक्रीज होता है, तो बताइए नुकसान होता है कि नहीं। तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखते हैं
और ऐसा लिखते हैं टू असेट अकाउंट। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं आपसे, तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट तब लिखते हैं जब नुकसान होता है, और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट में हम क्योंकि क्वेश्चन ये बना है तो ऐसा भी तो बन सकता है ना, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब हमको नुकसान होगा। असेट का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, बताइए फायदा या नुकसान? फायदा, असेट का वैल्यू बढ़ा मेरा, तो रीवैल्यूएशन को हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए दिख रहा है आपको, नुकसान हुआ होता तो डेबिट में लिखता, है ना। यहां पे हमारा फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो वो गुडविल का हिस्सा मांगता है, तो उसको गुडविल देगा कौन? गेनिंग पार्टनर देगा। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं गेन किया हूं ना, उसका हिस्सा मैं गेन किया हूं ना, तो मैं उसको गुडविल का हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा कौन देता है? गेनिंग पार्टनर देता है। जो भी पार्टनर गेन करता है वो देता है। आगे बढ़ेंगे, गिव मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब बंद होना होता है। ठीक है, गिव मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होगा? मैं बोलूंगा भाई कंपनी बंद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। द परमानेंट एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। किसी भी कंपनी का अगर परमानेंट एंड हो जाए, बंद हो गया, है ना, द परमानेंट एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस एकदम खत्म हो गया, इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। स्टेट द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के कितने टाइप्स हैं, कितने मेथड हैं? तो पहला तो है नॉर्मल डिसोल्यूशन, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं पता है? डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। आप लिख के रख लेना, नॉर्मल डिसोल्यूशन और करके लिख लेना डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, है ना, बिना इंटरफेरेंस हुए। और दूसरा होता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। इसमें कोर्ट एंट्री मारता है, बोलता बंद करना पड़ेगा भाई, है ना। इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है ना, अपने आप पार्टनर अपने तरीके से वो लोग डिसॉल्व कर लेते हैं, इसको वॉलंटरी डिसोल्यूशन, है ना। तो दो टाइप का मेथड होता है, उसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों पेपर 2 के छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा है अंडर विच हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहां पे लिखते हो? नाम याद रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता हूं, वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग रहता है, उसके अंदर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लिखता हूं। ठीक है, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये सारी चीजें हम कहां लिखते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय विच रेशियोज एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो ना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। तो अगर कंपनी की एफिशिएंसी पता करनी हो तो हम कौन से रेशियो का यूज करते हैं? जैसे आप अकाउंटिंग रेशियो जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो लास्ट में एफिशिएंसी रेशियोज आए होंगे, है ना। लास्ट में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सारी चीजें थी, है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो। उसी तरीके से कि एफिशिएंसी रेशियो भी नाम का एक रेशियोज हुए होंगे, जिसको अपन एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, है ना। आप बस दिमाग में रखिए, एफिशिएंसी पता करने के लिए कौन से रेशियोज हम फाइंड करते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर। मेरे साथ रिपीट करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। ये चार का हम यूज क्यों करते हैं? तो हम एफिशिएंसी पता करने के लिए, किसी चीज का क्षमता पता करने के लिए, कंपनी का एफिशिएंसी पता करने के लिए हम ये चार रेशियो का यूज करते हैं। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया था, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? अगर सेल्स 15 लाख दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख, तब बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स। सेल्स मतलब नेट सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न दिया होता है ना, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। ये फॉर्मूला के ऊपर ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। ठीक है, ये था हमारा 8 क्वेश्चन। बढ़ेंगे 9th की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है व्हाट इज कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो, है ना। कैश कंपनी में दो टाइप का कैश फ्लो होता है, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। कैश दो तरीके से काम करती है। ठीक है, पैसा आता है उनके पास, पैसा
जाता है ना। तो देखिए कैश फ्लो क्या होता है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन, अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके कारण कंपनी में कैश बढ़ रहा है या कंपनी से कैश जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो, है ना। कैश फ्लो या तो जा रहा है या तो आ रहा है ना। तो अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू, जैसे सैलरी देती है कंपनी, पैसा गया, कैश फ्लो, है ना। सामान खरीदा, पैसा दिया हमने, कैश फ्लो, है ना। तो कैश या तो आउटफ्लो या तो इनफ्लो, दोनों ही पार्ट किसका है, कैश फ्लो, है ना। अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज इज नोन एज कैश फ्लो। आई होप क्लियर है। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके कारण या तो कैश आ रहा है या तो कैश जा रहा है, या तो कैश बढ़ रहा है या तो कैश घट रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन करंट असेट्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, अगर हमारे करंट असेट्स घट जाएंगे, करंट असेट्स मतलब क्या, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, कोई भी सामान पड़ा हुआ है ना, ये सारी चीजें मेरे लिए करंट असेट्स होते हैं। तो अगर करंट असेट मेरा डिक्रीज होगा तो कैश फ्लो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो कैश हमारे पास आएगा मतलब बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखो ना, अगर करंट असेट, मान लो मेरे पास स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक 10,000 का स्टॉक पड़ा था, अब मान लो ये 8,000 का हो गया, बताइए करंट असेट घटा कि नहीं। तो करंट असेट घटा तो मैं जो 2,000 का सामान बेचा हूं तो वो 2,000 आया तो होगा मेरे पास। तो जैसे ही मेरा करंट असेट घटेगा तो मेरा कैश फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, मेरा करंट असेट घटेगा तो कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था 10वां क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। 2 पेपर का हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो में हम कोशिश करेंगे 3 से 4 पेपर का 1 सेंटेंस क्लियर करने का। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। देख लीजिए, व्हेन अ बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। कई बार सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है ना, पूछा ही जाता है। ठीक है, या तो उसका मीनिंग पूछा जाएगा या तो उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, है ना, या तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड। अच्छा, पता है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनाते हो, देन बैलेंस शीट बनाते हो, याद है आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, जो भी यहां पे अकाउंट बना रहेगा, है ना। तो ये देखिए, इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पस अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म। भाई साहब, नया पार्टनर को हम कंपनी में क्यों एडमिशन लेंगे, क्यों नया पार्टनर को एडमिट करेंगे, कुछ ना कुछ तो वजह होगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो तब नया पार्टनर को एडमिट करेंगे। अगर हमको एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा है कि भाई हमसे मैनेजमेंट संभाला नहीं जा रहा है और कुछ लोग होंगे, वो उनके साथ मिलकर हम मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, तो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो गया, है ना, कोई पार्टनर रिटायर होकर चला गया लेकिन हमको जरूरत था, तो हम क्या करते हैं, उसके जगह पे किसी दूसरे पार्टनर को कंपनी में ज्वाइन करवा लेते हैं। ये सबसे बड़ा मस्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई हम 2 लोग मिलकर यार नहीं संभाल पाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगा, 2 लोगों की बस की बात नहीं है, तो वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम तीसरे पार्टनर को एडमिशन ले लेते हैं, है ना। ओके, लास्ट पॉइंट, नीड ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉइज। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ ना, कोई एक समझदार बंदा जो बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, तो मैं बोलता हूँ भाई तू एक काम करना, तू अच्छा एम्प्लॉई है, मेरे कंपनी में आके काम करना, तो तुझे पार्टनरशिप भी दे दूंगा मैं, है ना। तो अगर हमको स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉई की जरूरत होती है तब भी हम पार्टनरशिप का प्रोसेस करते हैं, सॉरी एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। मजे की बात क्या है पता है, ये 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको एक ही मार्क का क्वेश्चन जब बनेगा तो, ठीक है। एक तो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो दूसरा एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो
तीसरा, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड या डेथ हो रहा है तो। चौथा, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पांचवा, आप बताओ, नए एम्प्लॉइज को क्या करने के लिए, स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। ठीक है, ओके, ये था हमारा 3 आंसर। बढ़ेंगे चौथे आंसर की तरफ। देखिए, बढ़ेंगे आगे। पेपर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट को और हम कौन से नाम से जानते हैं? डिस्पोजल अकाउंट या तो अकॉम्प्लिशमेंट अकाउंट, ये 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख के रखिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रट लीजिएगा, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज डिस्पोजल अकाउंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इसमें क्या समझने वाली बात है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मींट बाय शेयर फॉरफीचर, इसको समझने की बात है। शेयर फॉरफीचर क्या होता है भाई? शेयर फॉरफीचर देखिए क्या होता है कि भाई ये सामान मैंने तुमको बेचा, तुमने बोला कि मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, या तो मैंने अभी तुमसे पूरा पैसा नहीं मांगा, मैं 5 रुपया मांगा, मैं ये 10 रुपए में तुमको बेचा, है ना। तो 5 रुपया मैं तुमसे मांगा और बचा हुआ 5 रुपया मैं जब बाद में मांग रहा हूं तुमसे, तुम दे ही नहीं रहे हो। तो मैं क्या किया, मैं तुम्हारे घर पे आया और ये उठा के लेके आ गया, है ना। तो मैंने क्या किया, ये तुमसे फॉरफिट कर लिया, है ना। कंपनी क्या करती है, शेयर देती है, शेयर होल्डर को क्या देती है, शेयर बेचती है। तो शेयर बेचती है तो उससे कुछ पैसा तुरंत आ गया। बाद में जब पैसा मंगा रहा हूं तो सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा है, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई तेरे नाम का जितना भी शेयर है ना, सब कैंसिल कर रहा हूं कंपनी में से, है ना। देखिए, ड्यू टू एनी रीजन इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू, ये ड्यू का मतलब है बाकी, है ना। देखो क्या बोला, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे देना बाकी था, या तो कॉल्स पे। आप अगर शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा, है ना। तो अगर कोई कॉल पे पैसा मंगाया गया या अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया गया लेकिन शेयर होल्डर नहीं दिया पैसा, है ना, तो अ प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय कंपनी इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो कंपनी क्या करती है ना, उसके नाम का जो शेयर होता है उसको कैंसिल कर देती है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर। आई होप लॉजिक समझ में आया। लिख लीजिएगा, नोट्स तैयार करके याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अगर 2013 कंपनी एक्ट के ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो फॉर व्हाट ड्यूरेशन अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर, कितने टाइम के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। तो भाई नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो एक कंपनी 10 साल के लिए इशू कर सकती है डिबेंचर, है ना, 10 साल के लिए। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर 10 ईयर्स। तो सर ये क्या बवासीर आगे लिख के रखे हो। तो भाई ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है, जैसे अभी आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन बन रहा है तो उसको एलएनटी वाली कंपनी बना रही है, तो वो लोग को बहुत टाइम लगता है भाई, उन लोग का काम कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट जो कंपनी देखती है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई कंपनीज है वो कितने साल के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हैं, 30 साल के लिए। नॉर्मल कंपनी कितने साल के लिए इशू कर सकती है, फॉर 10 years, but a company engaged in infrastructure projects can issue debenture for 30 years. ओके, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे आगे, जिसमें मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, फिर पेपर 3 अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनालिसिस, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है भाई। तो देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारी चीजें बनाती है ना, दे आर रीअरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे बिकम कंपेरेबल, ताकि उसको क्या किया जाए, कंपेयर किया जा सके। कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर पढ़े ना आप लोग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता था, है ना। पिछले साल कितना, अभी कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, है ना। तो उससे कैसा है ना कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो तुम्हारी कंपनी में जिनका जुड़ाव है ना, जो एंगेज्ड है, तो वो लोग उसको देख के पता कर लेते हैं, अरे भाई पहले तो 10 लाख का प्रॉफिट था, अभी 15 लाख का प्रॉफिट है ना। तो कंपेयर कर पाते हैं वो आसानी से। देखिए वापस समझिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा तैयार करने के बाद, दे आर रीअरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे बिकम कंपेरेबल, उसको कंपनीज इस तरीके से रीअरेंज करके रख देती है ताकि उसको क्या कर लिया जा सके, कंपेयर किया जा सके, है ना, सो दैट स्टेक होल्डर कैन टेक देयर डिसीजन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस।
बात समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी कंपनी का, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वो कंपनी के बारे में मैंने एनालाइज किया, देखा कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है। कैसे पता चला है बहुत अच्छी कंपनी है? आपने उसका डेटा लिया, पता किया कि भाई दूसरी कंपनी से कंपेयर किया, अरे उसका तो 10 लाख का प्रॉफिट, ये कंपनी 15 लाख प्रॉफिट कमा रही है। तो क्या होती है ना, कंपनी क्या करती है, अपना स्टेटमेंट तैयार करने के बाद उसको रीअरेंज इस तरीके से करती है ताकि उसको क्या किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। ठीक है, ओके, ये पहला। दूसरा, When रेशियो इज हेल्पफुल, भाई रेशियो जो आप निकालते हो तो रेशियो कब हेल्पफुल होता है ना? तो रेशियो क्यों हेल्पफुल होता है वो समझो। जैसे आप 2:1 लाए, 1:1 लाए, तो ये क्या पता चला, किसी स्टैंडर्ड या किसी भी बेस के साथ वो चीज क्या करता है, वो कंपेयर करके देता है। देखो, रेशियो इज हेल्पफुल फॉर कंपेरिजन। किस चीज के साथ कंपेयर करके देता है? विथ एनी स्टैंडर्ड डेटा। बात समझ में आ रहा है? तो इससे हमको रेशियो को हेल्प मिलता है। तो रेशियो का क्या हेल्प है हमारा भाई? तो रेशियो हमको किस चीज में हेल्प करता है? फॉर द कंपैरिजन पर्पस विथ स्टैंडर्ड या तो बेस वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी बेस को डिसाइड कर लिया, वही है स्टैंडर्ड, है ना? नेक्स्ट, व्हाट इज लिक्विडिटी? अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी को अर्जेंट में कितना पैसा है उसके हाथ में जिसके थ्रू वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे मान के चलिए मेरे पास फिक्स्ड एसेट बहुत सारे होंगे। अब जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास जमीन, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, लेकिन वो सारे कौन से एसेट कहलाएंगे? फिक्स्ड एसेट। मेरे को अर्जेंट में पैसे की जरूरत है ना? तो मेरे को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनीज को क्या मेंटेन करना पड़ता है? लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मींस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कितना एबिलिटी है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने के लिए, है ना? तुरंत उनको पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे, है ना? नेक्स्ट, वेयर एडिशन इन जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड। जनरल रिजर्व में जो एडिशन हुआ है, मतलब जनरल रिजर्व अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको आप कौन से एक्टिविटी में रिकॉर्ड करोगे? 3 टाइप का एक्टिविटी मैंने बताया था आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप वो तीनों में से किस में रिकॉर्ड करोगे? तो ये हमारा रिकॉर्ड कहां होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्योंकि ये तो क्लियर है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजों के रिगार्डिंग आता था, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग आता था, है ना? डिबेंचर के इंटरेस्ट हो गए। और इन्वेस्टिंग में क्या क्या था? इन्वेस्टिंग में देखिए मैंने आपको 2 चीज बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट के बारे में, पेपर जब 2 या पेपर 1 कर रहे थे तो, है ना? तो ये जो जनरल रिजर्व के बारे में है वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? तो वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। याद रहेगा आपको, है ना? पेपर 3 तक हमने कंप्लीट किया और शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये वीडियो हम 2 या 3 बजे, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ कितने बजे मैं शूट कर रहा हूं, है ना? 1 बजे से मैं शायद काम शुरू किया हूं, मेरे ख्याल से 2-3 बजा होगा, है ना? तो देखिए भाई, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप उस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, है ना? सीरियस लेके उस चीज पे काम कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, मार्वल का सॉल्यूशन इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा आपका। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है वो सारी चीजें आप तक पहुंचाई जाएगी। बस आप सीरियस होके जिस दिन जो काम मिले उसी दिन वो काम खत्म कीजिए, ठीक है?